हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। पिछली दो वीडियोस में हमने सारे एसेट क्लासेस को कंपेयर किया और डिस्कस किया कि आपको कौन से एसेट क्लासेस में किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। वो और उनसे पहले की सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऊपर राइट साइड में वीडियो का लिंक आ रहा है और साथ में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना आपको सीरियसली कंसिडर क्यों करना चाहिए। दुनिया भर के आपको यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस मिल जाएंगे जहां बस दिन भर स्टॉक टिप्स और बाय सेल प्राइसेस डिस्कस होते रहते हैं, पर कोई भी इक्विटी में इन्वेस्ट करने के पीछे के फंडामेंटल रीजन को डिस्कस नहीं करता। आज हम वो रीजन डिस्कस करेंगे जिसके कारण इक्विटी के रिटर्न्स लॉजिकली बाकी सारी एसेट क्लासेस से बेहतर होते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप एक बिजनेस, आप एक इंडस्ट्री में और एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। ये हमने पिछली वीडियो में भी बात किया कि जब भी आप इन्वेस्टिंग इन इक्विटी के बारे में सोचते हैं तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि एक आप बिजनेस को ओन करना चाह रहे हैं, अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस ओन करना चाह रहे हैं। तो ये बिजनेसेस काम कैसे करती हैं, राइट? दैट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। हाउ डू दे ऑपरेट? कैसे ऑपरेट करती हैं? सबसे पहले कोई भी जो बिजनेस होती है उसे कैपिटल की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। अब वो ह्यूमन कैपिटल हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, और सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो होती है फाइनेंशियल कैपिटल। तो वो फाइनेंशियल कैपिटल या तो वो कैपिटल रेज करती है जो कि हो सकती हैं एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, बैंक्स और एनबीएफसी से डेट बोरो कर सकती हैं लोन के तौर पे। तो इन एनी केस, इन वॉट एवर शेप और फॉर्म, एक किसी भी बिजनेस को अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल रेज करना पड़ता है, बेसिकली धन इकट्ठा करना पड़ता है, फाइनेंसेस इकट्ठा करने पड़ते हैं ताकि वो अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट कर पाए। तो वो कैपिटल रेजिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब कैपिटल रेज करने के बाद मान लीजिए कि किसी बिजनेस ने एक बैंक या एनबीएफसी से पैसे उठाए, तो उस पैसे को अपने बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करती है, चर्न करती है। तो वो अपनी बिजनेस बढ़ाएगी, अपने क्लाइंट्स बढ़ाएगी, अपनी ऑपरेशंस। अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लांट लगाना चाहती है तो वो एक प्लांट में इन्वेस्ट करेगी। अगर वो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, वो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगी। तो whatever be the reason behind the business, it will act on behalf of its investors, and set up a manufacturing service process infrastructure to support its own business, right? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब ये बिजनेस सेटअप हो जाता है तो वो अपनी उस सर्विस को अपने उस एक जो अपना बिजनेस है, जो और वो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, you know, right? For example, Google, Amazon, Facebook, these are all platforms. So their business is in terms of facilitating people by providing platform to do their own business. So whatever be the complicated or the simple nature of the business, irrespective, कंपनी और बिजनेस का मोटिव ये होता है कि वो अपने अर्निंग्स को और कॉन्सिक्वेंटली अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करें, राइट? बिकॉज यू नो बिजनेस वांट्स टू ग्रो इटसेल्फ ओवर द ईयर्स। तो वो अपनी अर्निंग्स को, अपनी प्रॉफिट्स को, अपनी रेवेन्यूज को हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर इंप्रूव करती जाती है, बढ़ाती जाती है। अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस है तो उसकी ग्रोथ शानदार होती है, वंडरफुल होती है, बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस के रूप में वो उभर के आता है। लेट्स ऑल्सो लुक एट दिस वेरी क्लोजली। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी में रिटर्न्स जो होंगे लॉन्ग टर्म में, वो व्हाई विल दे ऑलवेज बीट डेट फंड रिटर्न्स और डेट रिटर्न्स। हमने पिछले वीडियोस में आपने
आपको याद होगा कि हमने कुछ 10% 15% का फिगर लिया इक्विटी के लिए, और फिर 7% का फिगर लिया था डेट के लिए, फिर गोल्ड के लिए 5%, रियल एस्टेट 5%, कुछ ऐसे हमने बॉल पार्क फिगर्स लिए थे पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो है, गो बैक टू द चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस। सो ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो कंपनी जब ये कॉस्ट जो कैपिटल रेज करती है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को फ्यूल करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली उनको फ्री में तो पैसे मिलते नहीं। आपको कोई भी, जब आप कैपिटल रेज करोगे अपने बिजनेस के लिए, तो आप या तो लोन लोगे या कोई किसी वेंचर कैपिटलिस्ट कोई आपको फंड करेगा। तो कोई भी जब फंड करता है तो दे विल लुक फॉर रिटर्न्स, राइट? नोबडी विल गिव यू मनी just for free. They will expect some returns or some interest on the money they have borrowed to you, they have lent to you. So ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो यूजुअली 5 से 8% होता है, राइट? आप जब बैंक से लोन लेते हैं, अगर आप होम लोन लेते हैं तो वो 7% का होगा, 8%, 10%। आप एक पर्सनल लोन लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए या कोई भी अपने इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, तो वो 10%, 12%, 15% भी हो सकता है। तो बड़ी कंपनी जो होती हैं उनको जनरली थोड़े कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे उनको कैपिटल मिल जाती है, उनको फंड्स मिल जाते हैं। तो लेट्स से इन द रेंज ऑफ 5 to 8% उनको कैपिटल मिली, जो वो अपने इन्वेस्ट में झोंक सकते हैं, वो फ्यूल कर सकते हैं अपने बिजनेस को यूजिंग दैट कैपिटल। सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दैट बिजनेस lies somewhere between 5 to 8%, maybe 10% in some cases, but yeah, that's the range. तो अब अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल अपने आप को वो रखना चाहती है, अगर ये कंपनी बड़ी होना चाहती है, बढ़ना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर उसने 7% पे 8% पे अगर बैंक से लोन लिया हुआ है, और अगर वो अपनी अर्निंग्स को, अपने रेवेन्यू को, अपनी जो उन पे रिटर्न्स आ रहे हैं, वो अगर 8% से ज़्यादा पे नहीं अगर उसके रेवेन्यूज ग्रो हो रहे हैं, तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगी, राइट? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपने पर्सनली अगर किसी बैंक से लोन लिया हुआ, राइट, अपने बिजनेस के लिए, अब आप अगर एक बिजनेस चलाते हैं, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, तो आपने बैंक से लोन लिया, और हम ऑब्वियसली जो ये बिजनेस की बात कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं, हम में से कोई सोसाइटी का बंदा कर सकता है। बिजनेस इज अ बिजनेस इररेस्पेक्टिव। तो हम जब बिजनेस के लिए लोन लेते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, तो अगर हमारी बिजनेस इतनी स्लो है और उसकी ग्रोथ इतनी कम है कि हम अपनी जो लोन का इंटरेस्ट है उसको पे बैक करने में भी हमें कष्ट हो रहा है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस काइंड ऑफ बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. This business will not be able to grow over the years. So it has to be like it's a cardinal rule. It is a limitation कि earnings growth को it has to be higher than the cost of capital for the business to remain profitable, right? ये बहुत ही easy to understand है ये concept. तो हम यहाँ बात करते हैं कि ROE, ROCE इसके बारे में हम एक्चुअली आने वाली वीडियोस में बहुत ही जल्दी बात करने वाले हैं, बट यहाँ समझने के लिए बस समझ जाते हैं कि ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और ROCE क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो बेसिकली फैंसी टर्म्स हो सकते हैं सुनने में, बट बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आपने जो बैंक से पैसे अपने बिजनेस के लिए उठाए वो आपने कहीं पे लगाए, तो जहां पे लगाए वहां से आपको कितनी रिटर्न मिल रही है, और जो रिटर्न मिल रही है इज दैट इनफ टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो आपको रिटर्न भरना है वापस 8%, 7% का, उसको क्या वो कवर कर पा रही है, या ब्रेक इवन भी कर पा रही है, या फिर आप लॉस में जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ इतनी कम है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ना पड़ रहा है, आपकी रेवेन्यूज कम आ रही हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर. तो हेल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली 10 से 25-30% को हेल्दी माना जाता है. एनीथिंग अबव 10% इज कंसिडर्ड हेल्दी, क्योंकि दैट इज अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, राइट? आपने अगर 7% पे 8% पे उठाया है लोन, और आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 10% है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% है, तो यू कैन स्टिल बी इन द बिजनेस.
and try to grow it even more and more and more every year. तो दैट इज स्टिल सस्टेनेबल. लेकिन आप इंडिया में पता करेंगे जैसे, और हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत डिस्कशन इस पे करने वाले हैं एक्सॉस्टिवली, बहुत सारी कंपनीज पे हम फोकस करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस बट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस, कि हमें कंपनीज को कैसे एनालाइज करना चाहिए. तो वो सारे एग्जांपल्स बहुत ही सून आने वाले हैं. तो रिमेन पोस्टेड. तो ये जो ROE और ROCE है, ये इट हैज टू बी इन द रेंज ऑफ अबव 10%, बट हेल्दी ROCE हेल्दी ROE जनरली माना जाता है कि अगर आपकी ROE ROCE 15-20% के आसपास है तो दैट्स वेरी गुड. एंड इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस होते हैं जो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, उनमें फैक्ट्रीज डालनी पड़ती हैं, बहुत सारे लेबर्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयज होते हैं, उनका खर्च होता है. तो यू हैव अ लॉट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अटैच्ड विद द बिजनेस. लेकिन बहुत सारी बिजनेस होती हैं जो एसेट लाइट होती हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो गई है, थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल खर्च आते रहते हैं विद ग्रोथ इन बिजनेस, बट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ी नहीं है उनकी. तो उस केस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है. तो the return that you may be able to generate from your investments might be even much higher than a comparable in sector which is very asset heavy. तो इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे. बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहते हैं तो आपकी ROCE, आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 5 से 8% है यहाँ पे, उससे ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि तभी इट मेक सेंस टू स्टे विद द बिजनेस. और ये अगर एक अच्छी कंपनी है, एक हेल्दी कंपनी है, हेल्दी बिजनेस मॉडल है, हेल्दी सेक्टर में है, तो अगर वो ये काम जो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल है, इसको हर साल वो 15% 20% से बढ़ाते जा रही है और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 से 8% ही रह रही है, तो आप सोचिए कि वो अपने बिजनेस के लिए कितना फ्री कैश फ्लो, कितना कैपिटल अप्रिशिएशन जनरेट कर सकती है इन द लॉन्ग रन. हर साल वो डिफरेंस 15-5 का जो डिफरेंस है 10% या 8% का, जो भी आप फिगर लें, बट ये हर साल कंपाउंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड इट विल बिकम अ compounding machine. It will become a machine that generates free cash flow every year, and that free cash flow keeps increasing every year. So that will be a very positive sign for the business. So let's take that example. हमने यहाँ पे बात करी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकी 8% है. ये एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि एक बिजनेस है जो कि बहुत सालों तक चल रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट किया है और हम 30 साल तक, और कंपनीज तो आपको पता है कि बहुत सारे दशक, बहुत सारे डेकेड्स, इवन सेंचुरीज तक लास्ट करती हैं, जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस होती हैं, अच्छे बिजनेस मॉडल्स होते हैं. तो लेट्स से उनमें से एक कंपनी को आपने चुना है, बहुत ही डिपेंडेबल, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, अपनी सेक्टर की मार्केट लीडर है लेट्स से. तो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेट्स से 8% है, जो कि एक्चुअली एक टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फिगर है. ये 5% से 8%, 7% कुछ भी हो सकता है. बट इवन इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8% एंड द रेवेन्यू ग्रोथ इज अ वेरी मॉडेस्ट, रेस्पेक्टिवली मॉडेस्ट, मैं कहूँगा 15%. तो ये देखिए, ये ग्रीन लाइन आपको शो कर रही है कि इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स, आप कोई भी प्रॉक्सी ले लें, रेवेन्यू ले लें, अर्निंग्स ले लें, प्रॉफिट्स ले लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी कोई भी एक फिगर ले लें, वो कितनी स्पीड से कंपाउंड कर रही है. और शुरू में, जैसा कि आपको याद होगा हमारे पहले के कपल ऑफ वीडियोस, हमने देखा कि शुरू में ये जो डिफरेंस है वो छोटा लगता है. 1 साल, 2 साल, 5 साल, इवन 10 साल तक भी ये डिफरेंस जो है छोटा है. लेकिन व्हेन यू कीप इन्वेस्टिंग इन अ गुड बिजनेस मॉडल ईयर आफ्टर ईयर, तो ये जो डिफरेंस इन कंपाउंडिंग है, डिफरेंस इन योर चेंज इन प्रॉफिट्स, ये कितना आप देख रहे फटाफट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है. और इवेंचुअली यही यहाँ पे लिखा है कि रेवेन्यू कंपाउंड्स मच फास्टर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस रेट से ग्रो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ग्रो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका भी एक इन्फ्लेशन है.
तो वो भी ग्रो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बड़ा हो रहा है, बट आप अगर उसको रेवेन्यू ग्रोथ के साथ अगर कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ये बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है, तो द डिफरेंस इन रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल becomes increasingly higher and higher every year. और हैप्पी स्माइली बिकॉज जैसे जैसे वो बिजनेस बढ़ता जाएगा, कंपनी बड़ी होती जाएगी, अपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर होती जाएगी, तो फिर ये डिफरेंस बढ़ता बढ़ता इनॉर्मस हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है, बट ये बिजनेस जो है, ये जो कंपनी है, ये और भी अच्छी है, या फिर एक ऐसे सेक्टर में है जहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो और भी हाई है, जो हमने डिस्कस भी किया। आप भी जब हम साथ में जब बहुत सारी कंपनीज को एनालाइज करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज का ROCE इवन 25-30% भी होता है, विच इज एक्सेप्शनल ऑब्वियसली। वो रूल नहीं है, इट इज एन एक्सेप्शन, बट there are companies which have ROCE ranging between 20 to 30% range, right? तो उनके लिए तो ये कंपाउंडिंग और भी फास्ट काम कर रही है, ये मशीन और भी तेजी से चर्न हो रहा है, उनके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनके अर्निंग्स बढ़ती जा रही हैं, कंपनी बड़ी होती जा रही है, अपनी सेक्टर की लीडर बनती जा रही है धीरे धीरे। तो उस केस में ये डिफरेंस और भी बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसका तो डिफरेंस बड़ा था ही, बट when you invest in a even smarter company, even highly profit making company, तो ये डिफरेंस और भी बड़ा हो जाता है, जिसके चलते कि आपको ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल और भी छोटा दिखने लगता है, और कोई फर्क नहीं है, बस डिफरेंस इन ROCE है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि इस चार्ट को हमने पिछले वीडियो में भी देखा, आपको याद होगा, निफ्टी 50 ये इंडेक्स है, निफ्टी इंडिया का, इंडिया की मार्केट का इंडेक्स है। इसमें भारत की जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अपने अपने सेक्टर की, मोस्ट लाइकली वो लीडर्स हैं, तो वो इंक्लूडेड होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियोस में, वो मार्केट कैप क्या होता है, इंडेक्स क्या है, ये सब। बट यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 50 लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया हैं वो निफ्टी 50 में होती हैं, और उस इंडेक्स का ग्रोथ ये दिखा रहा है फॉर अ कपल ऑफ डेकेड्स। तो वो कैसे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं बीच में, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिनेरियोज एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, बट ओवरऑल ये ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। अब इसी को कंपेयर करते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि आपने एक निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, उससे भी जो उसका कॉम्पोजिशन है, जो उसका नेचर है, उससे भी बढ़िया बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया, जो कि अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉप ऑफ द लाइन है, क्लीन बिजनेस है, क्लीन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है फैंटास्टिक है, मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, आप ये देखिए कि वो निफ्टी 50 से भी बेहतर उसने ग्रोथ दिखाई है, और उसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं और भी कम है। आपने यहाँ देखा कि यहाँ ये काफ़ी ड्रॉप, कभी कभी एक मॉडेस्ट ड्रॉप होता है, कभी कभी डीप करेक्शन होता है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, बट आप अगर एक इवन बेटर, इवन वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपकी फ्लक्चुएशंस और थोड़ी कम हो जाती हैं, और प्रॉफिट और जो ग्रोथ है वो और भी प्रॉमिसिंग हो जाता है, और भी फैंटास्टिक हो जाता है। अब मुझे आप ये बताएं यहाँ पे क्विकली कि आप में से मुझे लगता है कुछ लोगों ने शायद गेस कर भी लिया होगा कि कौन से स्टॉक का ये प्राइस चार्ट है। आप कमेंट्स में मुझे जरूर लिख के बताएं कि कौन सी कंपनी का चार्ट आपको ये लगता है। अगर आप बता पा रहे हैं, इसका मतलब कि आई बीन अराउंड इन द स्टॉक मार्केट फॉर अ व्हाइल, और आप क्विकली देख पा रहे कि कौन सी कंपनी का ये चार्ट हो सकता है। आपको हेल्प करने के लिए एक हिंट दे देता हूँ कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड बैंक्स इन इंडिया है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट इन द कमेंट्स। आई गेस अब आप आराम से बता सकते हैं। तो लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इक्विटी एसेट क्लास। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे। इक्विटी एसेट क्लास हैज टू ग्रो फॉर अ कंट्री टू ग्रो। ऐसा क्यों? अगर कंट्री ग्रो कर रही है,
अगर कंट्री वाइब्रेंट है, प्रॉमिसिंग है, जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया में कंजम्पशन की डिमांड ह्यूज है, राइट? अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही इनसेल्यूब्रियस बहुत ही खराब है इंडस्ट्री इन्वायरमेंट अभी के लिए। बट ओवरऑल आप बात करें नॉर्मल टाइम्स की, जब बात करें तो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी अच्छी है, स्ट्रांग है। तो अगर वो कंपनी बढ़ रही है तो देर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेसेस इन द कंट्री, राइट? एंड दोज बिजनेस कैनॉट बी प्रॉफिटेबल अनलेस देयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज हायर देन देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो प्रॉफिटेबल कंपनी का मतलब है कि वो डेफिनेटली 7 से 8% से ज़्यादा ही उनको अपने कैपिटल जो उन्होंने एम्प्लॉय किया है उस पर रिटर्न मिलना ही पड़ेगा, तभी वो प्रॉफिटेबल है, राइट? और बहुत सारी कंपनीज का जो ये रिटर्न होता है ये 7-8% से कहीं ज़्यादा होता है, तभी वो ग्रो करती होती हैं, बड़ी होती जाती हैं, मार्केट लीडर्स बन जाती हैं और सभी उसके बिजनेस को, उसके प्रोडक्ट्स को, उसके सर्विसेज को लाइक करते हैं। तो वो धीरे धीरे वो और भी बड़ी होती जाती हैं इस इन रीजंस के कारण। तो सो इफ यू बेट for India, if you believe in India, if you believe in India's story, you have to believe in equity, right? It makes total sense. Totally आप unbiased तरीके से भी आप अगर इसके बारे में सोचें, just look at it from a practical standpoint. If India has to grow, if India has to become a developed country, a world superpower, you have to believe in the equity class in the Indian context, right? ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया ग्रो कर रही है और इक्विटी विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ग्रो नहीं कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ये बस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके बारे में कोई इमोशनल थॉट नहीं है, कोई बायस नहीं है यहाँ पे। आप जब इसके बारे में सोचेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि जब इंडिया ग्रो कर रही है, एक कंट्री अच्छे से ग्रो कर रही है, उसके जो बिजनेसेस होंगे, जो मार्केट लीडिंग बिजनेसेस हैं, वो ऑब्वियसली ग्रो करेंगे। और वो ग्रोथ क्यों होगी, वो कंपनीज क्यों ग्रो कर पाएंगी? वो तभी ग्रो कर पाएंगी जब उनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो इज वेल अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और तो सो इट इज अ वेरी सीक्वेंशियल थॉट प्रोसेस। कंट्री ग्रो कर रही है, वो तभी ग्रो करेगी अगर कंपनीज ग्रो करेंगी, कंपनीज प्रॉफिटेबल होगी। कंपनीज प्रॉफिटेबल तभी होंगी जब उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊंची होगी, और जब रिटर्न ऑन कैपिटल ऊंची होगी तो ऑब्वियसली आपको जो रिटर्न डेट फंड से मिल रहे हैं या गोल्ड और बाकी चीजों से मिल रहे हैं, रियल एस्टेट से मिल रहे हैं, तो उससे ज्यादा रिटर्न होने ही होने हैं। तो ये बड़ा ही मतलब इजी टू फॉलो थॉट प्रोसेस हो जाता है कि why should you believe in equity? So if you believe in India, if you believe in India's long term story, you have to believe in India's equity as well. अब देखिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है कि जो उस गोल का इन्फ्लेशन रेट है, ये हमने, आपको शायद याद होगा कि हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैनल हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो आपके स्पेसिफिक गोल का, वो रिटायरमेंट हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन, एंड वी डिस्कस सेवरल ऑफ देम, राइट? यू माइट रिकॉल। तो जो आपका गोल है उसकी जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट है उसको आपको बीट करना है। दैट शुड बी योर अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म गोल। उस गोल के इन्फ्लेशन को बीट करना है बस। अब वो इन्फ्लेशन रेट अगर 7% है तो आप डेट फंड से भी उसको अचीव कर सकते हैं ऑलमोस्ट, राइट? क्योंकि डेट फंड से आपको अगर 6-7-8% अगर मिल गए, आपकी इन्फ्लेशन रेट भी 7% है, तो यू जस्ट बेयरली वर एबल टू मीट योर गोल्स। बट अगर आपकी रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट की जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल की एक्सपेंसेस हैं उसकी इन्फ्लेशन होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, 8% 10% तक होगी। तो आपको अकॉर्डिंगली आप डेट फंड से अपनी रिटायरमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी टू फॉलो स्टोरी, राइट? अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट समथिंग है, एक्स है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है उसकी जो ग्रोथ है वो एक्स से कम है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट योर गोल थ्रू दैट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। अब इसी तरह आप बात करें एजुकेशन की इन्फ्लेशन रेट हमने देखा 10-12-15% है। तो इट्स जस्ट सिंपली नॉट पॉसिबल टू अचीव योर
child's education goal. So it's not possible to support that goal through just debt funds or just the debt instrument. You have to have exposure, you have to take the plunge, and you have to have exposure in equity. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इक्विटी क्लास में जो किसी भी क्लास में, किसी भी एसेट क्लास में गोल यही होता है कि आप लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लेशन है उस गोल का, उसको आप बीट कर पाएं, और केवल बीट ही ना कर पाएं, बीट हैंडसमली, लाइक इजली। एक कॉन्सेप्ट होता है नॉमिनल रिटर्न का और एक कॉन्सेप्ट होता है रियल रिटर्न का। अब नॉमिनल रिटर्न जो होती है वो आपकी टोटल रिटर्न है, आपकी इक्विटी से लेट्स से आपकी अगर 15% रिटर्न आपको आ रही है तो वो आपकी नॉमिनल रिटर्न हो गई। बट लाइफ की इन्फ्लेशन भी तो है भाई, गोल की इन्फ्लेशन भी तो है, तो वो भी तो आपको कंसिडर करना है। तो जब आप नॉमिनल रिटर्न्स में से गोल की इन्फ्लेशन को कम कर देते हैं तो आपकी रियल रिटर्न आ जाती है। तो इक्विटी के केस में देखते हैं कि वो रियल रिटर्न कितनी हो सकती है। इक्विटी, अगर आपकी नॉमिनल रिटर्न, अगर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में, लेट्स से उसकी आपने अज्यूम करी कि 12% 15% है, और गोल जो भी आपने ले रखा है, अपनी रिटायरमेंट की ले रखी है या एक्सपेंसेस की ले रखी है या चाइल्ड की एजुकेशन की ले रखी है, तो वो अगर 7% है, चाइल्ड की एजुकेशन की तो ज़्यादा होगी बट रिटायरमेंट की लेट्स से यहाँ पे रखते हैं, तो वो अगर 7% है तो आपकी रियल रिटर्न कितनी होगी? 15 - 7 दैट्स 8। So 8% is your real return. How much are you making? How much are you getting in return after considering the inflation that's happening every year? तो आपको ये सोचने में बड़ा अच्छा लग सकता है, ये कहते हैं ना कि खुशफहमी के लिए, अपने दिल को बहलाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि यार 15%, बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको कितनी रिटर्न मिल रही है? 8%। बिकॉज एज हमने पहले भी वीडियोस में बात करी है कि इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को काफ़ी खा जाता है। इन्फ्लेशन ईट्स अप अ ह्यूज पोर्शन ऑफ योर एक्चुअल रिटर्न्स। तो आपकी जो इफेक्टिव रिटर्न हो जाती है वो थोड़ी कम हो जाती है, वो 8% ही बची। अब इक्विटी में तो फिर भी चलो पॉजिटिव है, हैंड एक रेस्पेक्टेबल फिगर है 8% की रियल रिटर्न्स। डेट में आप 7% -7% गिव्स यू 0%। सो इफेक्टिवली आपकी ग्रोथ रियल सेंस में हो ही नहीं रही है। जो आपने पैसे पिछले साल लगाए, दे वर जस्ट बेयरली एबल टू कैच अप विथ इन्फ्लेशन द नेक्स्ट ईयर। तो आप बेसिकली है कि अगर आपके पास 100 रुपए थे पिछले साल और इस साल 107 हो गए, तो आप अभी भी उतना ही सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी 7% थी। तो जिस चीज का प्राइस 100 रुपए था पिछले साल, उसकी प्राइस भी 107 हो गई। तो आप पिछले साल भी 100 थे, उसकी प्राइस भी 100 थी, तो आप 1 ऑफ दैट थिंग खरीद सकते थे, क्वांटिटी आपकी 1 होती। और इस साल भी आपकी जो ग्रोथ है वो 100 से बढ़कर 107 हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट, और इन्फ्लेशन भी 7% है, तो वो भी प्राइस भी उसकी 107 हो गई। आप अभी भी एक ही क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। तो बेसिकली योर लाइफ इज इन द सेम रेंज एज इट वाज लास्ट ईयर। इट्स इन द सेम प्लेस, योर लाइफ इज इन द सेम प्लेस। तो डेट के साथ वो है कि 0% रियल रिटर्न 0% है। और गोल्ड और रियल एस्टेट का तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, क्योंकि किसी को पता नहीं है। तो नोबडी नोज व्हाट द रिटर्न अनफॉर्चुनेटली विल बी, स्पेशली विद गोल्ड। रियल एस्टेट का फिर भी आप थोड़ा सोच सकते हैं, बट गोल्ड के साथ कितनी अप्रिसिएशन होगी, कितनी रिटर्न आएगी, तो नोबडी नोज। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, और यहाँ तक कि नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड जो हमने देखा कि 5% से अगर अप्रिशिएट कर रहा है, इवन आफ्टर एंड दैट टू आफ्टर करेंसी डेप्रिसिएशन, तो 5% 6% मिल रही है। तो और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो अगर 7%, तो 6 - 7 हो जाता है -1, 5 - 7 हो जाता है -2। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली डीग्रो कर रही है, वो छोटी होती जा रही है हर साल। तो that is not what you want, right? You do not want your investments to become smaller in size in the real return sense every year. So that's what it says here. Other assets are not creating but destroying your wealth in real return sense. जो बाकी की asset classes है, डेट तो फिर भी चलो कम से कम कैच अप कर रहा है इन्फ्लेशन के साथ। गोल्ड और रियल एस्टेट का तो पता ही नहीं है, और मोस्ट लाइकली वो आपकी ग्रोथ को क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में प्रॉब्ली श्योर हो सकते हो आप, बट वो मोस्ट लाइकली आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
और विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट, बिकॉज यू प्रॉबेबली आपने प्रॉब्ली इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा या उसके बारे में नहीं सोचा, तो आप सोच रहे हो कि यार ठीक है, बहुत बहुत ही सही है, क्योंकि पिछले साल मेरे पास 100 रुपए थे, इस साल 107 हो गए, तो गुड, मेरी तो इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है। या अगर गोल्ड के केस में अगर ले 5%, तो ठीक है, मेरे पास 100 रुपए की गोल्ड थी पिछले साल, वो इस बार बढ़ के एवरेज 105 की हो गई है, तो वेरी गुड। लेकिन आप ये भी सोचें कि आपकी इन्फ्लेशन भी तो बढ़ी भाई, इन्फ्लेशन की भी तो कॉस्ट है। तो अगर सामान का प्राइस 107 हो गया और आपकी ग्रोथ होने के बाद इन्वेस्टमेंट अभी तक 105 ही है, तो 2 रुपए तो कम हो गए ना, आप थोड़ी क्वांटिटी कम खरीद पाओगे इन लेमैन टर्म्स, राइट? तो let's discuss about a few more important and thought provoking points. इक्विटी इन्वेस्टिंग बहुत लोग कहते हैं कि गैम्बलिंग है, ये तो सट्टा बाजार है, ये स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाजार है, यहाँ तो सटोरियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग 2 रुपए लगाते हैं, 3, और जब वो 2.5 रुपए का हो जाता है निकल जाते हैं, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि बिजनेस में आप बिलीव करते हो नहीं करते हो, ये सब तो फंडामेंटल क्वेश्चंस है ही नहीं। तो यहीं पे एक फर्क आता है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो। ट्रेडर जो होता है, ही और शी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द अंडरलाइंग बिजनेस। वो ये नहीं सोचता कि यार ये कंपनी क्या करती है और क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या सर्विस बनाती है, उसकी क्या ग्रोथ है, इतना या तो उसके पास टाइम नहीं है या उसका इंटेंशन ही नहीं है सोचने का। और टाइम की भी बात नहीं है, एक्चुअली उसका इंटेंट ही नहीं है, वो उसका है कि बस क्विक मनी बनाना है। 100 का जब वो 101 रुपए का हो जाए, कुछ ब्रोकरेज दे, मार्जिन दे और फटाक से निकल जाए वो मार्केट से, 1 रुपया बना के, 1%, 2%, 5% बना के बस इंट्राडे कर ले, कुछ स्विंग ट्रेडिंग कर ले, पोजिशनल ट्रेडिंग कर ले और बस निकल जाए कुछ दिन में। तो ही और शी डजंट केयर अबाउट द अंडरलाइंग बिजनेस। They don't even think about the company they are investing in. They just believe in charts. उनको बस चार्ट से मतलब है, प्राइस एक्शन से मतलब है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रही है, ये कंपनी थोड़ी ऊपर जाएगी आज, इंट्राडे में 2% रुपए बना लेंगे और निकल जाएंगे, और अगर लॉस हो गया तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, अगले दिन फिर ट्राई करेंगे। तो खैर वो एक अलग ही सेटअप है, उसके बारे में हम हार्डली ही कभी यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि ये चैनल फोकस करेगा इन्वेस्टिंग पे, वेल्थ क्रिएशन पे। ये 2-4 रुपए, 5 रुपए और ये ब्रोकरेज और ये मार्जिन और ये सब चक्करों में नहीं पड़ना हमें रियल मनी के बारे में बात करनी है, क्योंकि हमारे गोल्स हैं लाइफ के जो हमें फुलफिल करने हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हमें वो सब अचीव करना है। ये थोड़ा बहुत खेल तो ठीक है, आप खेलते ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको फ़न ही लेना है तो फिर आप बाकी चीज़ें भी कर लें। यहीं पे क्यों आना है आपको, फ़न लेने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एनीवे, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है ये गैम्बलिंग नहीं है, ये सट्टा नहीं है, ये जुआ नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक बिजनेस का पार्ट बन रहे हो, आप पहले समझ रहे हो, आप देख रहे हो कि कौन सी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या वो प्रोडक्ट सबको पसंद आता है, क्या लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, यूज करते हैं, क्या उसकी डिमांड जो है हर साल बढ़ती जा रही है, क्या वो कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर बनती जा रही है, क्या वो उसका जो शेयर ऑफ द होल मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली आप एक बिजनेस को एनालाइज करते हो, तो दीज आर रियल बिजनेसेस विथ रियल प्रोडक्ट्स, यू कैन टच, फील, यूज दीज प्रोडक्ट्स, दीज आर नॉट नोशनल थिंग्स। ये कोई हवाबाजी नहीं है कि हाँ भाई ठीक है कुछ भी चल रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप रियल प्रोडक्ट्स की बात करो, रियल सर्विसेज की बात करो, यू आर टॉकिंग अबाउट रियल पीपल, रियल बिजनेसेस। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग इज नॉट गैम्बलिंग। ट्रेडिंग में भी गैम्बलिंग, दैट कैन बी आर्ग्यूड, उसमें भी ठीक है, लोग कम से कम देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं और समझते हैं कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, थोड़ा तो कैलकुलेशन करते हैं, तो दैट इज नॉट outright gambling I would say। बट इक्विटी इन्वेस्टिंग, जहां हम ट्रेडिंग की नहीं इन्वेस्टिंग की बात करें, तो इक्विटी इन्वेस्टिंग तो गैम्बलिंग से मतलब बहुत ही दूर है। ये आप पक्की बात समझ लो। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि ये जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे, डेट फंड्स देखे, बॉन्ड्स देखे, आप कंपनी की बॉन्ड्स ले सकते हो या डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो उसकी रिटर्न कितनी होती है? 5, 6, 7, 8, बहुत आप लकी हो गए तो 9-10%,
उससे ज़्यादा तो नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, लोग कहते हैं कि बड़ा सेफ है, बड़ा सेफ है। अरे सेफ तो है, ठीक है, एक सेंस में सेफ है, क्योंकि आपकी जो फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती हैं, कि जो डे टू डे प्राइस मूवमेंट्स होती है, डे टू डे एनएवी मूवमेंट्स होती हैं। एनएवी के बारे में बात करेंगे क्या होता है एनएवी, बट बेसिकली आप समझ लीजिए कि प्राइस, अगर आपकी प्राइस मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही कम वॉलेटाइल होती हैं, फ्लक्चुएशंस कम होती हैं। तो वो तो ठीक है भाई, आपको रात को अच्छी नींद आएगी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डाल के, क्योंकि आपको पता है कि पीपीएफ पे अगर 7.3% मिल रहा है, 7.6% मिल रहा है, तो 7.6% ही मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ने आपको कह दिया कि भाई इस क्वार्टर की पीपीएफ रेट ये है, तो आपको वही मिलेगा। तो आप सोच सकते हो, आपको रोज रोज अकाउंट खोल के चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई आज 32 रुपए आ गए, आज आपके 33 रुपए आ गए अकाउंट में। तो वो सब आप नहीं करते, क्योंकि आप टेंशन फ्री रहते हो कि ठीक है, उतना बोला है उन्होंने, उतना देंगे, सिंपली। अब इक्विटी में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी होती है। कभी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे जा रहा है, 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है, महीने में 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहती है। लेकिन अब अगर आपके पास कन्विक्शन है, आपने अच्छी बिजनेसेस में किया हुआ है, आप फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल नेम्स। तो आप हिंदुस्तान लीवर के बारे में अगर बात करें, आप हिंदुस्तान लीवर का साबुन यूज करते हैं, आप हिंदुस्तान लीवर का परफ्यूम यूज करते हैं, आप उसका टूथब्रश यूज करते हैं, आप पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट्स। आप किसी सुपर स्टोर में चले जाओ और कभी नोटिस करना, और इन्वेस्टर आप जब बन जाते हो तो कभी कभी आप नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो कि आप एक सुपर स्टोर में घुसोगे तो देखोगे हर जगह हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं भाई। साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब हर चीज जो भी आप यूज करते हो प्रॉबेबली हिंदुस्तान यूनिलीवर मेक्स दैट प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे यूज। तो ये एक रियल प्रोडक्ट है, राइट? तो आपने जब रियल स्ट्रॉन्ग बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो क्यों चिंता कर रहे हो? क्या आप कल हिंदुस्तान यूनिलीवर का टूथपेस्ट यूज करना बंद कर दोगे, उसका साबुन यूज करना बंद कर दोगे? लोग तो नहीं बंद करेंगे भाई, आपका नहीं पता, बट लोग तो पसंद करते हैं, तो उसकी बिजनेस तो बढ़ेगी, उसकी रेवेन्यूज बढ़ेंगी, उसके प्रॉफिट्स हर साल बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट किया, अगर आपने नेस्ले का मैगी, आपके बच्चे, आप खुद थोड़ा कभी अगर खाना बनाने का मन नहीं किया, थोड़ा चिल मारने का मन किया, मैगी बना लिया, तो मैगी। अब बच्चे जो है सेरेलैक खाते हैं, आपको पता है सेरेलैक नेस्ले का प्रोडक्ट है। तो बच्चे अब जो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो सेरेलैक यूज करते हैं। तो क्या आप बच्चों को सेरेलैक नहीं फीड करोगे? वो एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, राइट? तो बेसिकली आप बात यह है कि जब हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है शॉर्ट टर्म में, इंटरमीडिएट टर्म में, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है हमेशा फंडामेंटल से ही ड्राइव नहीं होता, सेंटिमेंट से भी ड्राइव होता है। तो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे रेंज बाउंड रह सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट हैज, आई मीन इट्स लॉजिकल टू अज्यूम दैट इट हैज टू गो अप, बिकॉज जैसा हमने बात किया, प्रॉफिटेबल बिजनेसेस अपनी अर्निंग्स और रेवेन्यू हर साल ग्रो करेंगी। तो जब ग्रो करेंगी तो ऑब्वियसली उसके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अभी ना जाएं, कल ना जाएं, अगले महीने ना जाएं, बट अगले साल जाएंगे, उसके अगले साल जाएंगे, यार कभी ना कभी तो जाएंगे, ये तो पक्की बात है। तो इक्विटी, तो हम बात करें कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को लोग सेफ कहते हैं, बट सेफ वो इसलिए क्योंकि कम फ्लक्चुएशन है, बट उस वो कितना रिस्की है एक तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि उसमें आपको शॉर्ट पता है कि उसमें 7% ही मिलेगा आपको। अगर आपकी पीपीएफ लगी हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पे, तो आपको 7.6% ही मिलेगा, आपको पता है। आपको 7.3% ही मिलेगा, जो भी उसका रेट है। तो वो रातों रात बढ़ नहीं जाएगा। तो आपको पक्का पता है कि 7.6% से ज्यादा आपको मिल ही नहीं सकता। और उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। तो या अब 7.6% से आप किसी की एजुकेशन तो नहीं सपोर्ट कर सकते, किसी की वेडिंग तो नहीं सपोर्ट कर सकते मोस्ट लाइकली, और अपनी रिटायरमेंट तो डेफिनेटली नहीं सपोर्ट कर सकते केवल पीपीएफ से या केवल डेट इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए जो कॉर्पस ज़रूरी होती है, और हम एक वीडियो भी बनाएंगे उस पर, पहले भी मैंने कहा है, हम एक कैलकुलेशन करेंगे, तो वो फिगर्स देख के शायद आपके होश उड़ जाएँ। तो पहले ही एक वार्निंग है, बट वी हैव टू फेस द फैक्ट्स
फेस द रियलिटी। तो वो फिगर्स हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि जब वो फिगर्स आप देखते हैं तो आपको एक रियलिटी चेक होगा, आपको समझ में आएगा कि यार हाँ ये तो बहुत ही सोबरिंग है, बहुत ही सोबरिंग फैक्ट है, और ओके लेट्स थिंक अबाउट इट मोर सीरियसली नाउ। और हम साथ मिलकर इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए आपको क्या चेंज करना है, क्या समझना है, क्या करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे साथ में। ये हमें प्रॉब्लम साथ में टैकल करनी है। तो रिस्की आप समझ गए कि लोग बोलते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ही सेफ होते हैं, बट मैं कहूँगा कि एक तरह से वो कितने रिस्की होते हैं वो आपको कुछ सालों के बाद समझ में आता है, क्योंकि उसकी फ्लक्चुएशन तो ज़ीरो है या बहुत ही कम है, बट आपकी श्योर शॉट वहाँ पे लिखा हुआ है, आपने सेट इन स्टोन हो गया है कि आपकी जो रिटर्न होगी कम ही होगी, ज़्यादा हो ही नहीं सकती। कम से कम इक्विटी में आपको एक प्रॉमिस है कि अच्छी रिटर्न मिलेगी इन द लॉन्ग रन। अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको कभी ना कभी अच्छी रिटर्न मिलेगी। ये कम से कम एक चांस है, कम से कम एक अच्छा चांस है कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगी। बट अगर आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रहते हैं तो वो चांस ही नहीं है फिर। तो यही है कि इक्विटी हैज़ बिन अ प्रूवन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मात देने की इसमें क्षमता है, इन्फ्लेशन को हराने की इसमें पोटेंशियल है, और ये प्रूवन है। ये कोई बात करने की बात नहीं है, ये प्रूवन है कि इक्विटी ने बहुत ही हैंडसमली इन्फ्लेशन को पहले भी बीट किया। और हमने बात करी कि क्यों। ऑब्वियसली कंपनीज प्रॉफिटेबल तभी होंगी जब वो इन्फ्लेशन के ऊपर अपनी जो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके ऊपर की वो रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकती हैं। तो जो भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल कंपनीज है वो तभी होंगी स्टॉक मार्केट में जब वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकती हैं, उनकी जो ROCE है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर है, उससे ऊपर है। तो इक्विटी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एवरी रिटेल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, ये है बॉटम लाइन। और ये हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया कि अर्निंग्स ग्रोथ जो होती हैं इवेंचुअली स्टॉक प्राइसेस आर द सर्वेंट्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ रेट। अगर आपकी अर्निंग्स ग्रोथ रेट हर साल 15-20% बढ़ रही है, तो शॉर्ट टर्म में तो मार्केट सेंटिमेंट्स के वजह से, इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से आपका स्टॉक प्राइस हो सकता है स्टैग्नेंट रहे, कुछ वैसे ही रेंज बाउंड रहे, बट इट के नॉट रिमेन देयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आपकी हर साल रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ती जा रही है, आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ती जा रही है, पैट ग्रोथ हमेशा आप दिखा रहे हो, कंसिस्टेंट दिखा रहे हो, अच्छी हेल्दी दिखा रहे हो, तो योर स्टॉक प्राइस कैन नॉट स्टे एट अ लो लेवल। So eventually stock prices are bound to follow earnings, and earnings growth is the biggest driver of stock prices, share prices in the longer run. अब यहाँ पे वही हमने देखा, हमने बात करी कि फिक्स्ड इनकम जो है वो उसमें रिस्क ये है और गारंटी भी ये है कि वो कभी भी आपके लिए ह्यूज वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती हैं। उसकी फ्लक्चुएशन आपको दिल बहलाने के लिए कम होंगी, आप थोड़ा ठीक है आप दिल बहला सकते हैं उससे सोच के, बट इट विल नेवर क्रिएट ह्यूज वेल्थ फॉर यू। अगर आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इक्विटी में उतरना ही पड़ेगा, आपको इक्विटी में बिलीव करना पड़ेगा, इक्विटी में प्लंज लेना पड़ेगा। तो अदर एसेट क्लासेस में बी लेस वॉलेटाइल, बट देयर इज ऑल्सो एन अटैच्ड रिस्क, या फिर एक मतलब समझ लो कि आपने लिखवा ही लिया कि आपकी ह्यूज वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती है अगर आपने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स या गोल्ड जो भी हो। तो इक्विटी छोड़ के कुछ भी अगर आप बेसिकली बात कर लो तो उसमें आपकी गारंटी है कि ह्यूज वेल्थ क्रिएशन तो नहीं हो सकती है, मॉडेस्ट ग्रोथ होगी, उससे आप अगर संतुष्ट हो तो अच्छी बात है, तो ठीक है। अगर आपके कुछ गोल्स के लिए, और कुछ गोल्स के लिए वो प्रूडेंट भी है कि आप वहीं पे रहो, आप शॉर्ट टर्म में इक्विटी को छुओ भी मत। ये भी मैं ही कह रहा हूँ, ये भी दोनों बातें मैं ही बता रहा हूँ आपको। आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी को छोड़ नहीं सकते और शॉर्ट टर्म में आपको इक्विटी को छूना भी नहीं चाहिए। मैं दोनों बातें खुद ही बोल रहा हूँ आपको। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर गोल इज, व्हाट यू वांट टू अचीव एंड व्हेन डू यू वांट टू अचीव इट, तो यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू हैव टू टेक अ प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन कि आपको किस एसेट क्लास के साथ रहना है।
और वही हमने पिछली वीडियो में भी बात करी, आपको याद होगा, और इस वीडियो में भी हम लोग थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं उस पॉइंट को, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो बॉटम लाइन इज दैट इक्विटी इन्वेस्टिंग इज योर ओनली रियलिस्टिक चांस एट बीटिंग लाइफ लॉन्ग इन्फ्लेशन हैंडसमली. तो अगर आप अपने आप को चांस देना चाहते हैं, अगर आप एक नसीब आजमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बिलीव इन इक्विटी, और आपको एक शॉट तो देना ही होगा. अगर आप रियल सेंस में वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट कैचिंग अप विथ इन्फ्लेशन, जस्ट बीइंग द ग्रोथ रेट being close to inflation. You have to beat inflation, and not just beat it handsomely, and that is possible only with equity. वो केवल equity के साथ ही हो सकता है. तो equity is the only realistic chance you have at beating inflation. तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक लिमिट करते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि एक क्रिटिकल डिस्कशन में आप टायर्ड फील करें. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के कंटिन्यूड डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून. Bye bye.